Good morning, everybody. So let us start with my brief introduction. Myself, Kaisar Hafiz, XIES, BTech Honors from Attitude Career 2000, qualified engineering service examination 5 times, top rank S2, 20 years of teaching experience in this field, found is Engineer Zone, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम, in year 2009, Engineer Zone publication, year 2012. I have written more than 20 textbooks and guidebooks in this field. ये बुक हो गई इलेक्ट्रिकल ईसी एंड मैथ्स की। अब इसमें देखो अपकमिंग कोर्सेज की डिटेल थोड़ा। Elevate Electrical, Engineering Maths, we will start GATE and ESC, मैट्रिक्स से शुरू करेंगे इसमें, लीनियर अलजेब्रा। इलेक्ट्रॉनिक्स में इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये तो स्टार्ट हो चुका, ठीक है ना, कल इसमें क्लास होगी। अब देखो जरा जुलाई मंथ, इसमें स्टार्ट होगी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ईडीसी। एडवांस एस बैच कंप्लीटेड, एडवांस बैच पार्ट 1 कंप्लीटेड, टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे। अपकमिंग कोर्सेज में एक तो इग्नाइट इलेक्ट्रिकल, एक्सेल इलेक्ट्रिकल में, एक तो इसमें शुरू होगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स 1 जुलाई। इग्नाइट इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एक तरीके से शुरू होंगे बीच में, ये है 13 जुलाई से। जनरल स्टडी बैच में मैथमेटिक्स और मटेरियल साइंस रहेगा मेरा, जो मेरे सब्जेक्ट हैं। ये रेफरल कोड होगा इंजीनियर जोन, किसी भी रेफरल में 10% डिस्काउंट के लिए। इसमें एक जरूरी बात आपको ये बतानी है, 1 year 2 year सब्सक्रिप्शन के साथ वी विल प्रोवाइड इंजीनियर जोन स्टडी मटेरियल एट हाईली डिस्काउंटेड रेट। डिटेल के लिए आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा हमें। देखो ये कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड है इसमें, ये स्टडी मटेरियल की डिटेल, इंजीनियर जोन पब्लिकेशन, हमारा स्टडी मटेरियल, थ्योरी का कवरेज, बेसिक से एडवांस लेवल, प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चन, अनसोल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये रहे गेट के सॉल्यूशन। देखो ये सब्जेक्ट की बुक, इलेक्ट्रिकल ईसी की तो और मैथ की मेरी खुद की लिखी हुई बुक है, बाकी हमारी टीम में। इसमें आपको अगर 1-2 बुक चाहिए या कंप्लीट मटेरियल जैसे भी, यू कैन कॉन्टेक्ट ये नंबर। ये हेड ऑफिस मुनीर का ये एड्रेस हो गया। तो भाई चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन हम आपको कराएंगे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है ना। स्प्रिंग इफिशिएंसी, वोल्टेज इंसुलेटर, उसके बारे में आपको कराना है आज न्यूमेरिकल। इसमें जो मोस्ट कॉमनली न्यूमेरिकल आता है वो वाला। क्वेश्चन की हेल्प से समझो ये वाला। A string of suspension insulators
4 units. Between each link pin and earth, one-tenth of a unit. Between the (120 kV), find voltage distribution एंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी। इस क्वेश्चन की हेल्प से ही हम डिस्कस करेंगे ये वाली स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ये वाली टर्म। अब देखो जरा क्या है, देखो कुछ इस तरह, ये क्रॉस आर्म, ये टावर एम्बेडेड इनटू ग्राउंड, क्रॉस आर्म। ये किसकी तरह बिहेव करता है, अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह। क्या बताया था आपको अर्थ इलेक्ट्रोड, मेटालिक कंडक्टर एम्बेडेड इनटू द ग्राउंड। इसका पोटेंशियल मान लेते हैं, कंडक्टर सरफेस है 0, ये पोटेंशियल हो गया 0 तरीके से। अब इसमें देखो क्या कहा गया, 4 डिस्क 4 यूनिट्स। बनाई जाए, देखो भाई जरा, 1 यूनिट, 2, 3, 4। लिंक पिन, ये रही लिंक पिन जिससे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये पिन, ये हो गई लिंक पिन। मेटल की होती है ये, केवल जो पिन होती है। यहां पर कंडक्टर, ये हो गया कंडक्टर। अब देखो आप जरा, एक तो कैपेसिटेंस होगी ईच लिंक पिन एंड अर्थ, 1/10 ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ यूनिट। बनाते हैं इसको जरा हम, लेट दी सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ ईच यूनिट आइडेंटिकल है सी, ये तो हो गई सी सेल्फ कैपेसिटेंस, कुछ इस तरह। ये ग्राउंड की तरह है, ये कैपेसिटेंस 1, 2, 3,
फोर। ये तो सेल्फ कैपेसिटेंस हो गई हर एक यूनिट की। ये कंडक्टर है यहाँ पर, ये सी। ये तो चारों डिस्क हो गई, इनकी कैपेसिटेंस। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं? इसको ये मत समझना कि केवल एक न्यूमेरिकल है। मैंने जानबूझ के इसमें आपको ऐसे नहीं किया कि पहले इसका फार्मूला वगैरह डराइव कराएं और फिर ये, क्योंकि फार्मूले में कोई ऐसी खास बात है नहीं, डेराइव करने में भी इतना ही काम लगेगा और क्वेश्चन में भी। तो क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ। ये हो गई कैपेसिटेंस ईच यूनिट की। हाँ, अब देखो जरा, ये वाला टर्म क्या है? कैपेसिटेंस बिटवीन ईच लिंक पिन एंड अर्थ। द कैपेसिटेंस बिटवीन ईच लिंक पिन एंड अर्थ। अर्थ का मतलब होता है अर्थ इलेक्ट्रोड। कई बार तो क्या होता है कि पूरा पावर सिस्टम पढ़ जाते हैं, ध्यान ही नहीं जाता अर्थ इलेक्ट्रोड, हम सोचते रहते हैं अर्थ का मतलब फर्श वगैरह हो गया। ठीक है ना? हमारा तो ये कंफ्यूजन नहीं दूर हुआ था कि क्या है मतलब अर्थ का। अर्थ का मतलब अर्थ इलेक्ट्रोड ही। देखो जरा, ईच लिंक पिन, ये वाला कैपेसिटेंस, ये कंडक्टर, इन दोनों के बीच की कैपेसिटेंस ये है सी। ये कंडक्टर, अर्थ, ये कंडक्टर, इन दोनों के बीच में लिंक पिन और अर्थ, ये लिंक पिन सी। समझ में आई बात? कौन सी कैपेसिटेंस कही गई? ईच लिंक पिन एंड दिस। तो ये सी के बाद से कनेक्ट कर दूं जरा मैं इसको। ये रही कैपेसिटेंस, कितने की बना है? 1/10 CE इक्वल टू KC 0.1 इंटू सी। के की वैल्यू 0.1, ये पैरामीटर कई बार गिवन होता है इसमें। ये रहा। अब देखो कैपेसिटेंस कैसे डिटरमाइन होगी। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इनके अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, ये वाला वोल्टेज V2, ये वाला वोल्टेज V3। इक्वल नहीं आएगा ये, क्यों नहीं आएगा वो क्लियर हो जाएगी बात अब। ये ठीक है ना? टॉप से कंडक्टर तक V1 V2 V3 V4, ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, टोटल वोल्टेज की जहां तक बात की जाए, ये वाले वोल्टेज की यहां तक टोटल, ये वाला वोल्टेज V1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड,
ये वोल्टेज ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में V2, ये V3, ये V4। आई होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी। ये है अर्थ इलेक्ट्रोड। ठीक है बात। अब देखो करंट के बारे में, सी केयरफुली। ये वाली करंट में लिख लेता हूं I1, ये वाली करंट I2, ये I3, ये वाली करंट I4, ये वाली करंट, यहां वोल्टेज V1 है, इसे लिख लेते हैं I1E, ये V2 के थ्रू है I2E, ये I3E। कंडक्टर और टावर का कैपेसिटेंस कंसीडर कर सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये वाला कैपेसिटेंस क्यों नहीं लिखा, ये भी कैपेसिटेंस होगा, उसकी हमें भी जरूरत नहीं, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा इस बारे में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी कैलकुलेशन पे जानबूझ के मैंने नहीं लिखा। तो बताइए भाई, ये वाली बात क्लियर है ना इसमें? ये करंट हो गई लीकेज करंट्स। चलो जरा अब इसके बारे में लिखा जाए लीकेज करंट के। देखो इसमें जनरलाइज सा फार्मूला कैसे बनता है। लीकेज करंट्स थ्रू कैपेसिटेंसेस। देखो भाई अब जरा यहां से लिखो I3 के बारे में, ये करंट I3, ये I3 किसके इक्वल? I2 प्लस I2E, ये I3, ये I2 प्लस I2E। देखो डायरेक्शन यहाँ पे ये वाला। अब आप बताओ जरा मुझे इस वाली कैपेसिटेंस की वैल्यू I3 की। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना? स्मॉल V3। भाई देखो, अगर कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज V है तो करंट क्या हो जाती है साइनसोइडल के टर्म में? VC अपॉन ZC। ZC क्या होता है? 1 अपॉन j⍵C, यानी j⍵C VC। ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करोगे। I3 बताओ कितनी हो गई? V3 वोल्टेज है ना, j⍵C V3। I2 के बारे में बताओ, V2। I2E, ये वाला देखो जरा वोल्टेज कितना होगा। यस, वेरी केयरफुल्ली देखो भाई जरा, इस वाले पॉइंट और ग्राउंड के बीच कितना वोल्टेज है? V2। इस वाले पॉइंट और ग्राउंड के बीच, तो इस वाले पॉइंट और ग्राउंड के बीच भी कितना वोल्टेज आएगा? कैपिटल V2। ये वाला वोल्टेज कितना हो जाएगा? V1। इस वाले पॉइंट
यहां से भी देख लो जरा, इसे क्यों छोड़ते हैं। इन दोनों के बीच V3, यहां भी V3 हो जाएगा ये, समझे ना बात। यहां से मैं आपको बता देता हूं एक बार वो, देखो भाई कुछ इस तरह, थोड़ा सा अलग तरीके से, ये वाली बात कहीं वैसे ही ना रह जाए। ये वाली कैपेसिटेंस है थर्ड में, ये वोल्टेज V1, ये V2, ये V3, यहां से यहां तक कितना वोल्टेज है V3, ये पॉइंट तो दोनों एक ही है ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये भी V3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये था मेरा, अब आई थिंक क्लियर हो गया वो। बताओ कितना होगा ये, j ओमेगा CE V2। तो यहां से एक जनरलाइज रिलेशन आ जाता है V3 CV3 CV2 CE कैपिटल V2। समझे बात अब। बिल्कुल इसी तरह CV3 CV2 0.1 इंटू CV2, और ये कैंसिल होकर आ जाएगा V3, जनरलाइज वे में लिख देता हूँ पहले में, फिर K की वैल्यू रख देंगे KB। ये वो फार्मूला है, अगर आप इसे याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, इस फार्मूले को याद भी आप कर सकते हो, है ना। यहाँ से आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। मेरा मानना है ये वाला फार्मूला याद रखो, ज्यादा सही है। के की टर्म में भी, वैसे ज्यादातर तो के की टर्म में आता है, वैसे कंसेप्ट भी लेकिन थोड़ा सा पता रहे तो आसान चीज हो जाती है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा दिया अगर कहीं। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह जब आप लिखोगे I2 I1 प्लस I1E, ये रही करंट I2 I1 प्लस I1, ये j ओमेगा C V2 j ओमेगा C V1 j ओमेगा C कैपिटल V1, बिल्कुल सेम चीज CV2 CV1 CE V1। बन गई बात। सिमिलरली V4 V3 K V3, यहाँ 3 2 2, यहाँ 2 1 1, और जनरलाइज वे में आप चाहते हो इस तरह बन जाएगा VP प्लस 1 CVP CE कैपिटल VP, VP प्लस 1 VP K कैपिटल VP। दोनों फार्मूले में आप किसी भी फॉर्म में याद कर लो, ये वाला ज्यादा सही है। ये डेरिवेशन का पार्ट था, क्वेश्चन में इस चीज को करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन तो जल्दी आप शुरू कर सकते हो। तो अब ऐसा मत समझना कि हर क्वेश्चन इतना लेंथ होगा, क्वेश्चन तो जल्द जल्द हो जाता है। जहां 4 के बजाय 3 आएंगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा एकदम। क्या जय सोल्व हो। अच्छा है बताओ, V1 और V1 तो इक्वल हो ही जाएंगे।
रख दो वैल्यू। एक इक्वेशन ये आ गई 1.1 V1। V2 बताओ कितना होगा, कैपिटल V2। यस, ये वाला V2 बताओ कितना होगा, V1 प्लस V2। इस V2 की जगह 1.21 V4 V3 K कैपिटल V3। तो भाई जरा इस V3 की वैल्यू रखिए। ये वाला V3 बताओ कितना वोल्टेज का समेशन, V1 प्लस V2 प्लस V3। V2 कितना है, ये रहा। V3 कितना है, वन 1.651। सब कुछ V1 के टर्म में ले आए हम। अब देखो टोटल वोल्टेज बताओ आप मुझको, ये वाला, ये V4। V4 हो गया 120 kV। वोल्टेज बिटवीन फेज कंडक्टर एंड अर्थ। देखो क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ गया क्वेश्चन, लाइन कंडक्टर एंड अर्थ, इसके बीच और अर्थ के बीच ये वाला वोल्टेज। ये रहा, रख दो यहाँ पे V1
1.1 V1, 31V1, 23.7। इक्वल तो नहीं आ रहा ना वोल्टेज, यही तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसको फिर देखें कैसे इक्वल बनाएंगे। वन पॉइंट थ्री वन 651। या किलो। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट क्या लोग इक्वल तो नहीं है। कौन सी यूनिट हाईली स्ट्रेस्ड होती है, लोअर यूनिट कंडक्टर के पास की। अब देखो ये लास्ट वाला कैपेसिटेंस मैंने क्यों नहीं लिखा था, इसको मैं लिख भी सकता हूँ। भाई कंडक्टर और इसके बीच ये भी तो कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस हो ही जाएगी। हमें नहीं पता सी डैश कंडक्टर और अर्थ के बीच, लेकिन यहाँ करंट फ्लो भी हो रही, इसका फर्क इस कैलकुलेशन पे तो नहीं पड़ेगा ना। इसका तो कोई मतलब नहीं है ना लीकेज करंट कैसे। हम डिस्कस कर रहे थे V1 V2 V3 स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने कंसिडर नहीं की इस कैपेसिटेंस को नहीं लिखी। तो अब आप इसमें देखो, अगर कुल मिलाकर कैलकुलेशन जो आई वो ये यहाँ पे कंडक्टर, ये बीच में मेटल पिन, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V4। देखो जरा कितना कितना आ रहा है इसमें, एक मिनट के 23.71, 26.08, 31.06, 39.15 kg। The lowest unit nearest to the conductor,
subjected to the maximum voltage. वोल्टेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं, किसकी वजह से? सीई की वजह से है ये। अगर सीई को नेग्लेक्ट कर दो तो इक्वल वोल्टेज आ जाता। स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिफाइन करने से पहले मैं एक और टर्म यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ तक के कैलकुलेशन बताओ, क्लियर हुई ना? फार्मूला आपका ये वाला काम कर जाएगा इसमें, बस ये ध्यान रखना, स्मॉल वीपी प्लस 1 के कैपिटल वी। देखो, इफ सीई वाज नेग्लिजिबल, जो नेग्लेक्टेड नहीं है 10% है, तो उस केस में वोल्टेज इक्वल आ जाएगा। वो इसलिए ये कैपेसिटेंस हैं, ये कंडक्टर। अब इसमें आप एक बात देखो, अगर कैपेसिटेंस है नहीं, ये वाली करंट तो सेम ही है भाई, कैपेसिटेंस भी सेम ही है। अच्छा, तो वोल्टेज ही क्यों अलग होंगे? ये सिस्टम वोल्टेज आ गया। इस वाले केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी? जे ओमेगा सी V1, जे ओमेगा सी V2, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4, हो गया ना इक्वल 30-30 केवी, जो हम सोच रहे थे। तो इस वाले केस में सारे वोल्टेज इक्वली स्ट्रेस्ड। लेकिन कैपेसिटेंस सीई की वजह से डिफरेंट आ रही है। यहाँ तो अलग अलग है, यहाँ पे सब 30 केवी इक्वली। तो अब आप इसमें बताओ मुझे फायदे की बात कौन सी है? इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों भाई? यहाँ पे देखो, हमें क्या करना होगा, अगर इक्वल होता 4 डिस्क चाहिए होती, कितने केवी की? 30 केवी की, सेम रेटिंग की 30 केवी की 4 डिस्क। यहां पर तो नहीं, अलग अलग वोल्टेज है, लेकिन डिस्क की रेटिंग क्या चाहिए होगी? हाईएस्ट वाली। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक डिस्क हमारे पास अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के अवेलेबल हो मार्केट में, ये तो बहुत मुश्किल काम है।
भाई इस तरह तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हर एक कंडक्टर में, हर ट्रांसमिशन लाइन में अलग अलग हो जाएगा। टावर में भी डिफरेंट हो सकता है। हर टावर में डिफरेंट इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट हो जाएगी, क्रॉस आर्म की लेंथ है, हाइट, उसके उसकी वजह से। तो इस तरह तो हर एक डिस्क अलग अलग रेटिंग के, भाई कितने मैन्युफैक्चर करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं। तो इस वाले केस में तो ये जो आया, द अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू सी, ये सी की वजह से। The four discs are selected of voltage rating 39.15. मैक्सिमम वोल्टेज। समझे बात ही। अब आते हैं स्ट्रिंग इफिशिएंसी। ओवरऑल वोल्टेज रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स या नंबर ऑफ डिस्क्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच। तो टोटल वोल्टेज तो सिस्टम वोल्टेज है 120, चार डिस्क सेलेक्ट की गई, 30 की नहीं, 39.15 की। %76.63। समझाता हूँ स्ट्रिंग इफिशिएंसी को और प्रॉपर वे में। पहले जरा कैलकुलेशन बताओ। हाँ अब बताओ, सही बात है ना। बिल्कुल, कुछ ना कुछ करंट तो फिर भी फ्लो होगी। रीजन क्या है भाई, इंसुलेटर आइडियल तो नहीं है, कैपेसिटेंस तो है, कुछ ना कुछ कैपेसिटर की करंट तो आएगी, ये रीजन है। फिर भी हालांकि बहुत कम होती है मिली एम्पियर्स में, तो वैसे फर्क नहीं पड़ता परफॉर्मेंस पे मिली एम्पियर्स में। तो भाई स्ट्रिंग इफिशिएंसी का इफेक्ट ये आया है, देखिए कुल मिलाकर। अब दोबारा से समझ लो, एन स्ट्रिंग्स, ये एन स्ट्रिंग है, 1 2 3, ये कंडक्टर, यहां वोल्टेज होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज ऑन लोवेस्ट डिस्क। तो डिस्क की रेटिंग तो यही हो जाएगी।
हर डिस्क किसी रेटिंग की सिलेक्ट करनी पड़ेगी? भाई ऐसा तो नहीं अलग अलग आप ये कहो सबसे नीचे वाली डिस्क की रेटिंग इतनी, उसके ऊपर वाली इतनी, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। जब ऑर्डर किया जाता है तो एक ही रेटिंग की डिस्क सारी है। तो ईटा हो जाएगा ये। ओवरऑल वोल्टेज रेटिंग हो गई ये रही वी, सिस्टम वोल्टेज एन इंटू वी मैक्स, ऐसे भी कह सकते हो। कंडक्टर एंड अर्थ, लो वेस्ट यूनिट, जिस भी तरीके से आप समझना चाहो वो। अब स्ट्रिंग इफिशिएंसी बढ़ाने के काम करने हैं, वोल्टेज को इक्वल बनाने का काम करना है। ठीक है बात। कैसे स्ट्रिंग इफिशिएंसी 76.63 है। यहाँ पे देखो ये जो रेटिंग है हर एक डिस्क की, वो तो यही वाली सिलेक्ट की ना हमने, 39.15 39.15 मैक्सिमम देखकर। प्रैक्टिकली समझ रहे हैं ना आप ऐसे क्यों किया गया? भाई हर एक रेटिंग की डिस्क अवेलेबल नहीं है, तो हम जो डिस्क डिजाइन करवाएंगे ऑर्डर देकर वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो तो बड़े झंझट का काम है ना। जैसे बाय द वे हमने अलग अलग बना भी दी एक बार, कभी आगे चल के ये वाली डिस्क डैमेज हो गई तो कौन सी कनेक्ट करोगे, फिर ये वाली लेकर इन्वेंट्री में, तो सारी एक ही रेटिंग की बनाई जाएगी। तो ओवरऑल जो है मैक्सिमम कितने वोल्टेज तक ये काम करनी चाहिए थी अगर हम सारी डिस्क को इक्वली यूज करते, तो 39.15 इंटू 4, ये मैक्सिमम वोल्टेज 156.6 तक यूज हो सकती थी, लेकिन हम यूज कर रहे केवल कितने पे, 120 पे। ये मतलब है कम वोल्टेज पर। अब स्ट्रिंग इफिशिएंसी इंप्रूव करने का क्या मतलब है, क्या चाहते हो हम, खर्चा कम करना चाहते हैं। भाई यहाँ मैक्सिमम वाले के अकॉर्डिंग डिस्क सेलेक्ट हो रही, खर्चा बढ़ गया। अगर इक्वल होता जैसे मैंने बनाया था तो 30 केवी की डिस्क चाहिए होती सब में, फिर तो फायदा मिल जाता। टू इम्प्रूव द स्ट्रिंग इफिशिएंसी ईटा, the voltage distribution equal equalization of voltage distribution, बल्कि सको मेथड्स है ना। फर्स्ट वन, एक मेथड तो आपके सामने जो हमने डिस्कस किया अभी, वो अलग बात है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। कैसे, पहला मेथड बताओ क्या था, वोल्टेज इक्वल किस केस में आ रहा था, मैंने बताया था अभी ये, अगर सी को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, सीई को किसी तरह रिड्यूस कर दो, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, इक्वल। देखो कैसे, ये वाला मेथड, if CE reduced, CE negligible,
वोल्टेज आगे थे इक्वल, इफिशिएंसी विल बी 100% हो जाएगी। वो अलग बात है प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कितना नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है देखिए जरा। भाई सीई को रिड्यूस कराना है, कैसे कराएंगे जरा ध्यान से समझो। सीई को रिड्यूस कराना है, कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी। एक तरीका समझ में आता है कैपेसिटेंस कम करने का कि डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर शुड बी लार्जर। मतलब सीई देखो जरा क्या था सीई, ये पिन, हमने कैपेसिटेंस लिखी थी सीई ये वाली, अर्थ और पिन के बीच, अर्थ और पिन के बीच सीई। ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, बीच में क्या है इंसुलेटर एयर। तो एप्सिलॉन 0 ए परमिटिविटी। अब ये बताओ डी कौन सी डिस्टेंस है? ये वाली डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस है। कैपेसिटेंस रिड्यूस करने के लिए डी को इंक्रीज करने का तरीका क्या है? डी को इंक्रीज करने का तरीका है लॉन्गर क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म जो है ज्यादा लेंथ की ली जाए, ठीक है ना, क्रॉस आर्म की लेंथ इंक्रीज की जाए, जो इतना पॉसिबल नहीं है। ऐसे मैं बना देता हूं डायग्राम, खुद बताओ आप मुझे प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये। खर्चे बढ़ाने वाला काम कर दो भाई, है ना। और वैसे ही इकोनॉमी डाउन चल रही है, कोरोना ने वैसे ही इकोनॉमी डाउन कर दी हमारी, हमारे क्या पूरे वर्ल्ड की। तो भाई जरा खर्चे का काम मत करो। लेकिन खैर एक प्रोविजन बता तो सकते हैं ना, वो अलग बात है कि बाद में क्या खर्चा है, फिजिबिलिटी कितना है प्रैक्टिकली, वो अलग बात। देखो ये वाली डिस्टेंस हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। डिस्टेंस हाई करने का मतलब ये है कि क्रॉस आर्म जो है इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। क्रॉस आर्म की, ये टावर हो गया पोल, क्रॉस आर्म बहुत दूरी पर। अब आप बताओ प्रैक्टिकली, ये तो खर्चे वाला काम है ना, लॉन्गर क्रॉस आर्म। भाई इतनी दूर पे ले जाके कंडक्टर रखोगे तो मजबूत बनाना पड़ेगा टावर को, पिलर को, और डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा? राइट ऑफ वे विड्थ वो भी बढ़ जाएगी। राइट ऑफ वे विड्थ के बारे में बताना है मुझे आपको, मतलब अभी तो राइट ऑफ वे को आप समझ लो कितना एरिया कवर करना है, वो वाला बढ़ जाएगा। तो एक तरीका होता है यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। डी इंक्रीज्ड, सीई रिड्यूस्ड, ठीक है ना। लॉन्गर क्रॉस आर्म प्रैक्टिकली, लॉन्गर क्रॉस आर्म इज नॉट फिजिबल। मैंने पॉसिबल नहीं कहा, पॉसिबल तो है, फिजिबल नहीं है। पॉसिबल का मतलब है तो पॉसिबल, लेकिन खर्चे वाला काम, फिजिबल नहीं लग रहा हमें, ठीक है ना। जैसे कोई बात कि भाई कोई कहने लगे समझो ना बात को आप, एक तो चीज है पॉसिबल। पॉसिबल क्या है कि भाई आज के टाइम में अगर आपको जाना है कहीं पे इंग्लैंड वगैरह, पूरा हवाई जहाज चार्टर्ड करके चले जाओ, पूरा एरोप्लेन, तो आप क्या कहोगे? हाँ पॉसिबल है, चार्टर्ड हो जाता है, कराते भी हैं लोग, लेकिन फिजिबल नहीं है हमारे लिए, खर्चा बहुत ज्यादा है, जो भी कुछ बात है ऐसी। एक चीज है पॉसिबल ही नहीं है, जैसे भाई एरोप्लेन से नहीं,
अमेरिका चले जाओ लेकिन ट्रेन से जाओ, ये वाली ट्रेन ले जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। रेल कहाँ बनाओगे, पानी में कहाँ चलाओगे, दोनों चीजें अलग अलग बात है। एज टावर डिजाइनिंग एक्सेट्रा वुड बी कॉस्टलियर, वो कॉस्टली जाएगा। दूसरा तरीका वही है जो हम सोच रहे थे कि कैपेसिटेंस डिफरेंट बना दें, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कर दें। सही बात। दूसरा मेथड, दो मेथड होने हैं अभी। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, कैपेसिटेंस को डिफरेंट बनाया जाए। ठीक है बात। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, हर यूनिट की कैपेसिटेंस अलग अलग कर दो। सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ ईच यूनिट टू बी डिफरेंट। जैसे प्रैक्टिकली ये भी फिजिबल नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन इसको डिस्कस करेंगे। एक और होता है गार्ड रिंग्स, तो खैर इसको अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ से। राइट ऑफ द वे के बारे में मैंने आपको कहा था, अगले टर्न पे मैं बता दूंगा। एक्चुअली क्या है ना, बहुत सिंपल सी बात है, नेट पे डाल के आप भी देख सकते हो। जरा उसके लिए मुझे पिक्चर लगानी पड़ेगी बस। वो यहाँ पे क्योंकि वो डायग्राम नहीं बन सकता, वही जंगल वगैरह का ऐसे टावर खड़ा है, वो डायग्राम बनाकर वो वाला बनाना है। वो डाउनलोड करने का मुझे जरा थोड़ा सा कंप्यूटर में डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे लगाना वो मुश्किल काम लगता है मुझे, तो वो कराना है बस मुझे, मैं बता दूंगा फिर आपको। ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस क्या कहना चाह रहे हो आप? भाई कैपेसिटेंस तो हर जगह होती है मिस्टर जोशी। हाँ विनय जोशी, देखो कैपेसिटेंस तो हर जगह होती है। कैपेसिटेंस का रूल क्या है बेसिक? कैपेसिटेंस क्या चीज है? कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि दो कंडक्टर, उनके बीच में इंसुलेटर कोई भी शेप हो, ये कंडक्टर, ये कंडक्टर, इनके बीच में इंसुलेटर। अच्छा मैं समझ गया आपकी बात, एक मिनट रुको। ये ना, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करके स्टोर, ये होता है कैपेसिटेंस। C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई। हाँ बताओ। अच्छा जो हम पैरामीटर में पढ़ते हैं, बिल्कुल। देखो एक्चुअली वो क्या है, वो है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर टू अर्थ। वो अलग वाली कैपेसिटेंस है। कैसे समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि हर चीज अलग अलग है। बिल्कुल सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखिए कैसे, जो हम वहां पढ़ते हैं ना कैपेसिटेंस, वो होता है कंडक्टर और अर्थ, जो हमने कैलकुलेट किया था बिटवीन
कंडक्टर एंड अर्थ, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लाइन पैरामीटर में, हमारा फोकस इस पे था। ये वाली जो कैपेसिटेंस है सी, ये और ये इंसुलेटर की कैपेसिटेंस है, ये अलग है उनसे, वो ये वाली स्टडी करते हैं, ठीक है ना। वो मैंने क्लास पढ़ा दी है, वो है कि प्लस में है, वो क्लास स्पेशल क्लास में नहीं कराई थी। अगर प्लस सब्सक्रिप्शन आपका हो तो आप देख लेना। न्यूमेरिकल उसके मैंने कराए थे, लेकिन लाइन पैरामीटर के, तो न्यूमेरिकल के आप क्लास देख सकते हो, स्पेशल क्लास में न्यूमेरिकल करा देते हैं। तो चलो भाई इसका सेशन रख लेंगे, फिर आपको करा देंगे एक और सेशन इसका रखना। तो ठीक है, चलिए फिर भाई आधे घंटे बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से मिलते हैं हम, प्लस क्लास है।